इसने तस्वीर मेरे हाथ से लेकर अपनी जेब में रख ली और सिगार की राख एस्ट्रे में झाड़ते हुए बोला, इस कौमी मिशन की सारी तफसीलात तुम्हें बता दी जाएंगी, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें कुछ स्लाइड्स दिखाना चाहता हूँ। मेरे साथ दूसरे कमरे में आओ। दूसरा कमरा छोटा था, वहाँ भी एक बिस्तर लगा था और गर्म हीटर जल रहा था। यहाँ पलंग के पास वाली तपाई पर टेबल लैंप रोशन था, मगर इसका शेड इतने गहरे रंग का था कि लैंप की रोशनी तपाई के इर्द गिर्द ही मरकूज थी। बॉस ने सामने वाली दीवार पर एक छोटी स्क्रीन लगा दी और कैबिनेट की दराज में से स्लाइड की छोटी सी मशीन निकालकर कैबिनेट के ऊपर रख दी। फिर एक अलमारी में चाबी घुमाई, अंदर से एक छोटा सा पैकेट निकाला, इसमें कुछ ट्रांसपेरेंसी मशीन में डालकर लाइट ऑन कर दी। सामने छोटी सी स्क्रीन पर एक तबाहशुदा जहाज का ढांचा नजर आ रहा था। जहाज ऊंचे दरख्तों को तोड़ता हुआ क्रैश हुआ था और इसके 2 टुकड़े हो गए थे। इसने कहा, यह इंडियन एयरफोर्स के खसूसी तैयारी का मलबा है जो एक अहम तरीन खुफिया मिशन पर दिल्ली से मास्को जाते हुए ख़राब मौसम की वजह से आज़ाद कश्मीर के बॉर्डर पर चनारी के पास एक गहरी खाई में क्रैश होकर तबाह हो गया था। याद से ठीक 4 हफ्ते पहले का वाक़या था। हमारी इंटेलिजेंस ने इस तैयारी की परवाज़ की पहले से इतला कर दी थी कि एक ऊंची सतह का भारतीय इंटेलिजेंस का वफद एक खुफिया मिशन पर मास्को रवाना हो रहा है। हमें इस खुफिया मिशन के तैयारी में सफ़र करने वाले वफद के तमाम अरकान के नाम और ओहदे बता दिए गए थे। हमें इस खुफिया मिशन के वफद के इग़राज़ व मकासद से दिलचस्पी ज़रूर थी, मगर हम इस मिशन में बराह रास्त मुलव्वस होना नहीं चाहते। चुनाचा हमने दिल्ली में अपने ख़ास आदमी को सिग्नल दे दिया कि इस खुफिया मिशन के कवायफ मालूम करने की कोशिश करें। हमें वापसी सिग्नल में बताया गया कि इस खुफिया वफद में दिल्ली के CIB का जवान सेक्रेटरी कैप्टन राम किशन मेहता भी शामिल है, जो इंडियन CBI का इंतहाई ताकतवर और अहम तरीन अफसर है। कैप्टन मेहता के बारे में हमारे पास एक पूरी फाइल मौजूद थी जिसमें इसके तमाम कवायफ दर्ज थे। हम बाखबर रहे, इसके सिवा कुछ करना भी नहीं चाहते थे। लेकिन जब हमें खबर मिली कि इंडियन एयरफोर्स का ये तैयारा आज़ाद कश्मीर की सरहद के बिल्कुल करीब एक घाटी में गिरकर तबाह हो गया है, तो हम हरकत में आ गए। बात असल में ये थी कि इससे पहले कि भारतीय सिक्योरिटी के अरकान तैयारे के मलबे तक पहुँचते, हम हादसे की जगह पहुंचकर खुफिया वफद के बचे कुचे ब्रीफकेस और दूसरे कागजात अपने कब्जे में करना चाहते थे। चुनाचा हमने वादिया कश्मीर में अपने आदमियों को हिदायत की कि जाए हादसा पर पहुंचकर जिस कदर कागजात या ब्रीफकेस वहां पर बचे हुए हैं, इनको अपने कब्जे में ले लिया जाए। मैं इस वक्त खुद इस ऑपरेशन की निगरानी करते हुए चनारी में बैठा था। हादसा चनारी से कुछ ही दूर कश्मीर की वादी में पेश आया था। हमारे आदमियों ने कमाल कर दिखाया। वो इंतहाई बरक रफ्तारी से आम कश्मीरी किसानों के भेस में जाए हादसा पर पहुंच गए। इस वक्त तक भारतीय सिक्योरिटी फोर्स और CIB का कोई भी आदमी वहां नहीं पहुंचा था। भारतीय एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर जहाज के मलबे को वादी में तलाश करते फिर रहे थे। इस जाए हादसा से सिग्नल मिला कि जहाज में सिवाय एक अफसर के वफद और जहाज के अमले के तमाम अरकान मर चुके थे। मालूम हुआ कि अफसर बच गया है, वो शदीद जख्मी है। इसकी हथेली के साथ जो ब्रीफकेस चैन से बंधा हुआ था, इस पर सिर्फ कैप्टन RK मेहता लिखा है। मैंने अपने आदमियों को मरमूज जुबान में हुक्म दिया कि वो इस अफसर को उठाकर बॉर्डर क्रॉस करके चनारी पहुंचने की कोशिश करें, जहाज के मलबे को ऐसे ही छोड़ दें। इसी शाम हमारे आदमी कैप्टन राम किशन मेहता को लकड़ी के बने हुए स्ट्रेचर में डालकर चनारी हमारे खुफिया मुकाम पर ले आए। कैप्टन मेहता की दोनों टांगें टूट चुकी थी, 3 पसलियां फिफड़ों में धंस गई थी और दोनों आंखों में शीशे की किरचियां घुसी हुई थी। इसे फौरन तिब्बी इमदाद दी गई, मगर वो होश में नहीं था। हमने इसके ब्रीफकेस पर कब्जा कर लिया और इसकी कई तस्वीरें ली। ये आदमी हमारे लिए बेहद अहम था और हम इसे किसी न किसी तरह जिंदा रखना चाहते थे, मगर फेफड़ों में पसलियों के घुस जाने से इसका सांस बेहद आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। इससे पहले कि हेडक्वार्टर के अस्पताल से तिब्बी इमदाद हम तक पहुंचती, कैप्टन राम किशन मेहता मर गया। इसका ब्रीफकेस खोल कर देखा गया। इसमें सिर्फ एक फाइल ऐसी थी जो हमारे लिए काफ़ी मालूमात रखती थी। इस फाइल में 6-7 नीले रंग के कागजात लगे थे और ये मोस्ट कॉन्फिडेंशियल फाइल थी। इससे पता चला कि रूस इंडिया से एक न्यूक्लियर आबदोज के बारे में कुछ मुज़ाकरात करना चाहता है और इसी मिशन पर यह खुफिया वफद रूस जा रहा था। लेकिन इसके सिवाय हमें इस खुफिया मिशन के बारे में कुछ मालूम ना हो सका। हम कुछ अफसरान कमरे में बैठे कैप्टन मेहता की तस्वीरों की ट्रांसपेरेंसीज देख रहे थे कि हम में से एक अफसर ने चौंक कर मुझे बताया कि कैप्टन मेहता की शक्ल 99% हमारे अपने एक आदमी से मिलती थी। मेरे जहन में एकदम से अजीबो गरीब स्कीम उभर आई। मैंने अपने एक आदमी की फाइल हेडक्वार्टर से मंगवा कर देखी तो वाकई दंग रह गया। हमारे आदमी की शक्ल कैप्टन मेहता से ख़तरनाक हद तक मिलती थी। हमने कैप्टन मेहता के पासपोर्ट पर लगी इस तस्वीर से अपने आदमी की तस्वीर जो मिलाई तो क़यामत की ममासलत देखी।
मेरी स्कीम को मज़ीद तक़वियत मिली। अभी मैंने इस स्कीम के बारे में किसी से कोई जिक्र नहीं किया था और मैं करना भी नहीं चाहता था, क्योंकि ये बड़ी अहम, खुफिया और ख़तरनाक स्कीम थी। फिर बॉस ने स्लाइड मशीन की लाइट ऑफ कर दी और मेरी तरफ मुतवज्जा होकर कहा, क्या तुम अपने आदमी की तस्वीर देखना पसंद करोगे? इसने पैकेट में से एक ट्रांसपेरेंसी निकाल कर मशीन में लगाई और बटन दबा दिया। स्क्रीन पर मैं अपनी तस्वीर देखकर कुछ हैरान सा हुआ। बॉस ने कहा, हाँ, ये तुम्हारी तस्वीर है। अब मैं तुम्हें कैप्टन मेहता की तस्वीर दिखाता हूँ। कैप्टन मेहता की तस्वीर स्क्रीन पर आई तो मैं अपनी सीट पर उछल सा पड़ा। इसमें कोई शक नहीं था कि इसकी शक्ल मुझसे काफ़ी मिलती थी। ये तस्वीर कैप्टन मेहता के पासपोर्ट पर लगी हुई तस्वीर से बनाई गई थी। इसके बाद इसकी ज़ख्मी हालत की तस्वीरें मुझे दिखाई गईं। इसकी आंखों पर रुई के फाहे रखे हुए थे, मगर इसकी नाक, रुखसारों की हड्डियों और सर के घुंघरियाले बाल हूबहू मुझसे मिलते थे। फ़र्क अगर था तो सिर्फ इतना कि इसकी भुएं ज़रा नीचे को खींची हुई थी और आंखें मेरी आंखों के मुकाबले में कदरे छोटी थी। नाक का बांसा आंखों के करीब जाकर ज़रा सा ऊपर को उठा हुआ था। पासपोर्ट की तस्वीर में वो मुस्कुरा रहा था। इसके दांत भी मेरे दांतों की तरह छोटे और हमवार थे। इसने स्लाइड मशीन बंद करके टेबल लैंप रोशन कर दिया और आरामदेह कुर्सी पर बैठते हुए कहा, अब तुम आराम करो, मैं दूसरे कमरे में सोऊंगा, सुबह तुमसे तफसील की बात होगी। इस अलमारी में स्लीपिंग सूट पड़ा था, कल तुम्हारा हुलिया मजीद दुरुस्त कर दिया जाएगा। वो मुस्कुराते हुए दूसरे कमरे में चला गया। मैं थका हुआ था, कपड़े बदलते ही बिस्तर पर गिरा और गहरी नींद में खो गया। दूसरे रोज़ मेरी छोटी छोटी दाढ़ी और मूंछें साफ करवा दी गई और बाल भी पीछे से काट दिए गए। बॉस ने मुझे नया ट्विटेड का सूट पहनने को दिया। स्याह रंग का ओवरकोट भी मेरे लिए वहाँ पहले से मौजूद था। नाश्ते वगैरह से फारिग होने के बाद बॉस ने कॉफ़ी बनाई और मेरे सामने आरामदेह कुर्सी पर बैठकर सिगार सुलगाते हुए बोला, नहीं, ज़्यादा तफसील में फ़िलहाल नहीं जाना चाहता। इसकी अभी ज़रूरत भी नहीं है। पूरी तफसील और इसकी तमाम जुज़ियात तुम्हें तुम्हारे मिशन पर रवानगी से पहले पूरी तरह ज़हन नशीन करा दी जाएंगी। तुम अपने आप को अभी से ज़हनी तौर पर तैयार कर लो कि तुम्हें कैप्टन राम किशन मेहता की शक्ल में कश्मीर का बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में दाखिल होना होगा। मैं बॉस का मुंह तकता रह गया। मैं सब कुछ समझ गया था कि मुझे कितनी बड़ी और कितनी कड़ी आजमाइश में डाला जा रहा था। मैं एक गहरा सांस भरकर अपनी जगह खामोश बैठा रहा। बॉस ने कहा, तुम्हारा इंतखाब बहुत सोच विचार के बाद एक आला सतही मीटिंग में किया गया है। इंडियन कैप्टन मेहता से तुम्हारी शक्ल की मुमासलत ही हमारे लिए काफ़ी नहीं थी। इस मिशन के लिए हमें इंतहाई तजुर्बेकार, मुहिब्बे वतन, नाकाबिले शिकस्त, आसाब के मालिक और एक ऐसे कमांडो की ज़रूरत थी जो हिंदुस्तान के वस्ती, बालाई और जनूबी सूबों की तहजीब और कल्चर से पूरी वाकफियत रखता हो और इनकी 2-4 ज़ुबानें भी जानता हो। खुशकिस्मती से ये तमाम औसाफ तुम में मौजूद थे, बस तुम्हें इस इंतहाई अहम और ख़तरनाक मिशन के लिए चुन लिया गया। मुझे उम्मीद है कि तुम मुल्क व कौम की इस अजीम तरीन खिदमत के सिलसिले में हमारी और वतन पाक की तवक्कुआत पर पूरा उतरोगे। मैंने ज़हनी तौर पर अपने आप को इस मिशन के लिए तैयार कर लिया था। मुझे बॉस ने बताया कि आज ही मुझे लंदन से 2-1 काउंटी के ज़ेरे ज़मीन तहखाने में ले जाकर वहाँ मेरे चेहरे की थोड़ी सी प्लास्टिक सर्जरी की जाएगी। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। कैप्टन मेहता की आंखें तुम्हारी आंखों के मुकाबले में थोड़ी छोटी हैं। तुम्हारी आंखों को मामूली से 2-4 टांके लगाकर थोड़ा सुकेड़ दिया जाएगा। तुम्हारी नाक का बांसा भुओं के करीब थोड़ा सा ऊपर उठा दिया जाएगा ताकि वो कैप्टन मेहता की नाक जैसा हो जाए। इसके अलावा तुम्हारी भुओं को भी ज़रा से नीचे खींचकर कैप्टन मेहता की भुओं के मुताबिक बनाया जाएगा। ये 3 मामूली मगर बड़ी अहम तब्दीलियाँ तुम्हारे चेहरे पर करनी होंगी। इसके लिए तुम्हें सिर्फ 1 हफ्ता हमारे ज़ेरे ज़मीन क्लिनिक में रहना होगा। इसके बाद वो उठ खड़ा हुआ और बाहर जाते हुए बोला, अब तुम कुछ देर आराम करो, लंदन का मौसम अबर आलूद है। क्लिनिक पर तुम्हारी मामूली सर्जरी के लिए हमारे एक माहिर सर्जन 10 मिनट बाद पहुंच जाएंगे। 15 मिनट बाद मैं आकर तुम्हें साथ ले चलूँगा। कोई सवाल? मैंने सर को नफ़ी में हिलाते हुए कहा, कोई सवाल नहीं, सब ठीक है, अपने वतन पाक के लिए जान भी हाजिर है। वो मुस्कुराया, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, और सर पर टोपी रखकर कमरे से निकल गए। इसके जाने के बाद मैंने टीवी ऑन करके किसी चैनल पर लंदन शहर की आइंदा 24 घंटों का मौसम का हाल बताया जा रहा था। 15 मिनट बाद मेरा छोटी छोटी मूंछों वाला बॉस मुझे लेने आ गया। मैं आपको बताना भूल गया कि मेरा बॉस लाहौर का रहने वाला था, मगर एक मुद्दत से बैरून मुल्क वतन पाक की खिदमत सरंजाम दे रहा था। बैरक के बाहर एक स्टेशन वैगन खड़ी थी जिस पर डेयरी फार्म के अंग्रेजी अल्फाज लिखे हुए थे। मौसम वैसा ही अबरआलूद और सर्द था। वैगन बॉस खुद ही चला रहा था कि छोटी बड़ी वीरान और आबाद सड़कों पर से गुजरते हुए आखिर हम एक काउंटी में आ गए। काउंटी के हरे भरे खेतों के पीछे खालिस इंग्लिश वज़ा के कॉटेज बने हुए थे। कहीं कहीं किसी कॉटेज की चिमनी में से हल्का हल्का धुआं निकल रहा था। वैगन काउंटी को पीछे छोड़ती हुई थोड़ी दूर जाकर एक जंगल की चढ़ाई चढ़ने लगी। दूसरी तरफ ढलान पर से उतरी तो मुझे बाएं जानिब एक छोटा सा कॉटेज दिखाई दिया जिसके सहन के किनारे लकड़ी का बंगला बना हुआ था।
मालूम होता था कि इस कॉटेज में कोई नहीं रहता। वैगन एक तरफ दरख्तों के पीछे खड़ी कर दी गई। बॉस उतर कर कॉटेज की तरफ चला। मैं लंबे ओवरकोट में मलबूस, सर पर हैट रखे इसके साथ साथ था। कॉटेज का दरवाज़ा खुला था। हम अंदर दाखिल हुए तो बॉस ने दरवाजे को अंदर से मुकफ़ल कर दिया। डीओडी के साथ ही एक छोटा सा जीना नीचे उतरता था। नीचे एक साफ सुथरा छोटा सा कमरा था जो किसी अस्पताल के ऑपरेशन रूम की तरह था। आतिशदान में गैस का हीटर रोशन था। कमरे की फिजा नीम गर्म थी। 2 नौजवान डॉक्टरों ने जो पाकिस्तानी थे मेरा खैर मकदम किया। मैंने गर्म पानी से गुस्ल किया। गुस्ल के बाद कमरे में आया तो हर शय बिल्कुल तैयार थी। मुझे ऑपरेशन मेज़ पर लिटा दिया गया। 1 हफ्ता मुझे इसी कमरे में रखा गया। 8 दिन के बाद जब मैंने आईना देखा तो मेरी शक्ल में काफ़ी तो नहीं लेकिन इतनी तब्दीली ज़रूर आ गई थी कि पहली नज़र में मुझे कोई पहचान नहीं सकता था। मेरी भुएं दरमियान में ज़रा अंदर को खिंची आई थी। आंखें भी थोड़ी सी छोटी हो गई थी। नाक आंखों के करीब जाकर थोड़ा सा ऊपर को उठी हुई थी। दोनों डॉक्टरों ने मेरा फाइनल मुआयना किया और बॉस को बताया कि मुझे मज़ीद 4 रोज़ वहाँ रखा जाएगा। इन 4 दिनों में टांकों के छोटे छोटे निशान भी गायब हो गए। 5वें रोज़ इंडियन कैप्टन राम किशन मेहता के पासपोर्ट की तस्वीर लाकर बॉस ने मुझे दिखाई और कहा, ये तुम्हारी तस्वीर है, गौर से देखो। मैंने आईने में अपना चेहरा देखकर कैप्टन मेहता की तस्वीर पर नज़र डाली तो सर्जरी की कमाल पर दंग रह गया। कैप्टन मेहता की शक्ल और मेरी शक्ल में कोई फ़र्क नहीं था, सिर्फ मेरे बाल गर्दन पर लंबे थे। बॉस ने कहा, अब तुम्हारा हेयर कट कैप्टन मेहता जैसा बनाया जाएगा, क्योंकि जब इसका जहाज़ क्रैश हुआ तो इसके बाल थोड़े थोड़े बड़े हुए थे। तुम्हारा हेयर स्टाइल बिल्कुल वैसा ही बना दिया जाएगा। इसके बाद मुझे वापस इसी बैरक में लाया गया जहां बॉस मुझे पहली बार मिला था। अब इंडियन कैप्टन राम किशन मेहता के घरेलू हालात के बारे में ब्रीफिंग शुरू हो गई। हमारी इंटेलिजेंस के अपने आदमियों की मदद से दिल्ली से कैप्टन मेहता के पूरे कवायद मंगवा लिए गए थे। इसमें कैप्टन मेहता के रिश्तेदारों के नाम, तस्वीरें, इनके घरों के एड्रेस, कैप्टन मेहता की वालदा की तस्वीर, इसकी बड़ी बहन कृष्णा कुमारी, इसके खामंद हरि प्रसाद और इसकी लड़की और लड़के की तस्वीरें, इनके घर का पता, सब कुछ बताया गया। जब कैप्टन मेहता की घरेलू ज़िंदगी के बारे में मेरी पूरी ब्रीफिंग हो गई तो अब दूसरा मरहला शुरू हुआ, जिसमें मुझे इसकी सरकारी और अहम तरीन ओहदे पर भरपूर रोशनी डाली गई और मुझे बताया गया कि वो इंडिया की सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो का सेक्रेटरी है और इसके पास गैर मुल्की हुकूमतों के साथ खुफिया मुआहदे का शोबा है। ये बड़ा अहम शोबा था। मेरा सबसे पहला मिशन रूस के साथ होने वाले एटमी आबदोज़ के सिलसिले में खुफिया मुआहदे की तफसीलात मुहैया करना था। पाकिस्तान की कोई खुफिया फ्रीक्वेंसी मुझे ज़ुबानी याद कराएगी। इस फ्रीक्वेंसी पर मैं कोई भी खुफिया सिग्नल किसी भी वक्त दे सकता था। अब मुझे कैप्टन मेहता की लाश से उतारा हुआ सूट और इसका ब्रीफकेस, इसके जूते, जुराबे, बटुआ, पासपोर्ट और इसके बटुए में लगी हुई एक लड़की की तस्वीर दिखाई गई। इस लड़की ने बिंदिया लगा रखी थी, दरमियान से मांग निकली हुई थी, जोड़े में एक फूल लगा था, वो साड़ी में थी और मुस्कुरा रही थी। बॉस ने कहा, इस लड़की के बारे में हमने जो मालूमात हासिल की है, इनके मुताबिक इसका नाम सज्जाता मेहता है। ये कैप्टन मेहता की बरादरी की लड़की है और एयर इंडिया के चांदनी चौक वाले ऑफिस में सेल्स गर्ल है। कैप्टन मेहता से इसका रोमांस चल रहा है। ये लड़की सजाता मेहता नई दिल्ली की एक कोठी में अपने माँ बाप के साथ रहती है। इसका बाप दिल्ली के पंजाबी सौदागरान से ताल्लुक़ रखता है और प्लास्टिक की मसनूआत का कारोबार करते हैं। इसकी एक ही लड़की है और वो इसकी शादी कैप्टन मेहता से करना चाहता है। इसके बाद मुझे दिल्ली में कैप्टन मेहता की पोस्ट के बारे में पूरी तफसीलात बताई गई कि इसकी जॉब की नौइयत क्या है और वह किन किन महकमों से रब्ता रखता है। मुझे इसके मोती नगर वाले छोटे से बंगले की तस्वीर दिखाई गई। ये ब्रीफिंग खाना खाने के बाद भी जारी रही। दूसरे रोज़ कैप्टन मेहता के सूट और जुराबों को ड्राई क्लीन करवाकर जूतों के साथ एक पैकेट में बंद कर दिया गया। इसी पैकेट में इसके दूसरे ज़रूरी कागजात और ब्रीफकेस भी रख दिया गया। बॉस ने कहा, यह पैकेट पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर के किसी मुकाम पर तुम्हारे हवाले कर दिया जाएगा। इस पैकेट में कैप्टन मेहता के वो कागजात भी हैं जो इसकी फ़्लाइट के सिलसिले में इंडियन एयरफोर्स के खुसूसी तैयारी के लिए तैयार किए गए थे। बाकी ब्रीफिंग तुम्हारा मिशन शुरू होने से पहले आज़ाद कश्मीर के किसी मुकाम पर की जाएगी। बॉस वो पैकेट ले गया। 3 दिन के बाद मैं PIA के एक तैयारे में बैठा कराची की तरफ परवाज़ कर रहा था। मेरा खसूसी पाकिस्तानी पासपोर्ट तैयार किया गया। कराची से मैं रावलपिंडी पहुंचा। वहां से मुझे रात के अंधेरे में एक जीप में बिठाकर आज़ाद कश्मीर के एक मुकाम पर पहुंचा दिया। मैं इस मुकाम का नाम नहीं लिखूंगा। यह जगह एक पहाड़ी जंगल में वाक़ थी। 2 कमरों वाला एक मकान था। मैं इस मकान में 2 दिन तक बंद रहा। मुझे बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। दूसरे दिन शाम को मेरा वही लंदन वाला बॉस आ गया। इसके साथ एक ऊंचा लंबा फौजी किस्म का जवान था जिसने सिविलियन लिबास पहन रखा था। बॉस ने मेरे सामने इलाके का नक्शा खोल कर रख दिया और बोला, ये वो मकाम है जहां इंडियन एयरफोर्स का तैयारा क्रैश हुआ था। भारतीय हुक्काम को हमने तैयारे की निशानदही सरकारी तौर पर की।
तो इनका आला सती वफद आम तफ्तीशी अफसरों की हैसियत से वहाँ पहुँच गया। हमने कैप्टन मेहता को जख्मी हालत में जाए हादसा से गायब कर दिया था। भारतीय वफद के अरकान को बताया गया कि जहाज़ के सभी मुसाफिर क्रैश में हलाक हो गए थे। उन्होंने सबकी लाशें भी शनाख्त कर ली। क्योंकि इत्तफाक से जहाज़ में आग नहीं लगी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि इनके एक अफसर की लाश के बारे में कुछ इल्म नहीं। भारतीय वफद के अरकान ने भी खामोश रहना ही मुनासिब समझा। अगर साफ लगता था कि कैप्टन मेहता की लाश और इसके ब्रीफकेस के बारे में वो बहुत परेशान थे, फिर वो लोग अपने आदमियों की कटी फटी लाशें लेकर इंडिया चले गए। अब जाहिर है कि उन्होंने कैप्टन को लापता करार दे दिया होगा। वो यकीनन ये सोच रहे होंगे कैप्टन मेहता जख्मी हालत में भी किसी तरह जाए हादसा से फरार हो गया था और अब वो भारतीय सरहद में दाखिल होने की कोशिश करेगा। इस सूरत हाल से तुम फ़ायदा उठाओगे। तुमको हम इंडिया के बॉर्डर पर छोड़ देंगे, जहां तुम बड़ी आसानी से सरहद पार करके मकबूजा कश्मीर में दाखिल हो जाओगे। इसके बाद तुम बॉर्डर फोर्स के आदमियों को यकीन दिलाओगे कि तुम कैप्टन मेहता हो। तुम्हें तुम्हारे ऑफिस, तुम्हारे घर और सुजाता मेहता के टेलीफोन नंबर भी दे दिए जाएंगे। क्या इस सूरत हाल को तुमने अच्छी तरह जहन नशीन कर लिया है? मैंने उन्हें बताया कि मुझे इतनी शदीद ब्रीफिंग की गई है कि मेरी शक्ल इस हद तक कैप्टन मेहता की शक्ल से मुमासलत कर दी गई है कि अब मैं अपने आप को कैप्टन राम किशन मेहता ही समझने लगा हूँ। मुझे लगता है कि मैं पाकिस्तान की सरहद पार करके अपने घर दिल्ली जा रहा हूँ। बॉस और इसका साथी ज़रा सा मुस्कुराए, फिर बॉस ने मुझे तीनों फ़ोन नंबर लिखवा दिए। यहाँ मुझे कैप्टन राम किशन मेहता की एक नोटबुक भी दी गई जो इसकी जेब से निकली थी और जिसमें इसका सेविंग अकाउंट नंबर दर्ज था। इसका हिसाब दिल्ली के पंजाब सिंध बैंक में था। चेकबुक नहीं मिल रही थी। बॉस ने कहा हो सकता है कि कैप्टन मेहता की चेकबुक इसके ऑफिस के दराज में हो। तुम होशियारी के साथ इसका पता लगाना और सुजाता मेहता से मिलते वक्त मोहतात रहना। कोशिश करना कि वो तुमसे दूर ही रहे। शादी के बारे में हरगिज़ हामी न भरना और इसके साथ ज़्यादा बेतकल्लुफ़ भी ना होना। हर हालत में एक बार कभी न कभी फरामोश करना कि तुम मुसलमान हो और मेडिकल मुआयने पर तुम्हारे मुसलमान होने का राज फाश हो सकता है। जहरीला सिगार तुम्हारे पास मौजूद है। पिस्तौल की तुम्हें ज़रूरत नहीं। कैप्टन मेहता आला सिगरेट पीने का आदी है। ये सिगार सिर्फ इस सूरत में सुलगाना जब तुम किसी दुश्मन को हलाक करना चाहो। तुम्हारे बटुए में इंडियन करेंसी के 796 रुपये और कुछ रेजगारी रखी गई है। कैप्टन मेहता का पासपोर्ट और दूसरे कागजात ब्रीफकेस में मौजूद हैं। कल रात सुबह होने से पहले तुम्हें मकबूजा कश्मीर की सरहद के करीब छोड़ दिया जाए। अब तुम आराम करो। तुम्हारे सामने मसाइब और मसाइल से पूरे एक इंतहाई आसाब शिकन सफ़र है, लेकिन हमें तुमसे पूरी तवक्का है कि तुम हर हालत में साबित कदम रहकर मुल्क की खिदमत में पेश रहोगे। मैंने पूछा कि दिल्ली पहुंचकर मुझे क्या लाइन इख्तियार करना होगी। बॉस ने कहा, पहली बात तो ये है कि तुम कभी भूल कर भी दिल्ली में हमारे सफारत खाने का रुख न करना। दूसरी बात यह है कि जब तुम दिल्ली पहुंचकर अपनी ड्यूटी संभाल लोगे तो एक रोज़ तुम्हारे घर पर फ़ोन आएगा। फ़ोन पर वो शख्स तुम्हें वही कोड नंबर बताएगा जो मैंने तुम्हें बताया है, जो हमारा इंतहाई सीक्रेट कोड नंबर है। फिर वो शख्स तुम्हें एक इंतहाई जदीद और मुख्तसर तरीन और तेज़ रस ट्रांसमीटर देगा। इस ट्रांसमीटर की मदद से तुम हमारी फ्रीक्वेंसी पर अपना कोड वर्ड बताकर किसी भी वक्त रब्ता कायम कर सकोगे। फ्रीक्वेंसी पर तुम्हें तुम्हारे अगले प्रोग्राम से मरमूज़ अल्फाज में आगाह कर दिया जाएगा। तुम हमारी मरमूज़ कोड को अच्छी तरह जानते हो और तुम्हें इसके खुफिया हरूफ ज़ुबानी याद है। ये बड़ी अच्छी बात है कि तुम्हें कोड बुक साथ नहीं रखनी पड़ेगी। अब तुम आराम करो, मैं कल रात आऊँगा। इस दौरान तुम इस पहाड़ी मकान से हरगिज़ बाहर नहीं निकलोगे और रात को सिर्फ मोमबत्ती रोशन कर सकोगे। एक बूढ़ा आदमी तुम्हें खाना वगैरह पहुंचाता रहेगा। ना वो तुमसे कोई बात करेगा और ना तुम इसको बुलाना। आखिर वो लम्हा आन पहुंचा जिसका मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। मेरी हालत ऐसी थी कि मैं चाहता था कि जितनी जल्दी हो सके मैं बॉर्डर क्रॉस करके भारत की सरजमीन में दाखिल हो जाऊं। 2 रोज़ से ये लोग मुझे कैप्टन मेहता कहकर पुकारने लगे थे। बॉस अंदर दाखिल हुआ तो हाथ जोड़कर नमस्कार किया। मैं मुस्कुराया। बॉस ने संजीदा होकर कहा, तुमने जवाब में नमस्कार क्यों नहीं किया कैप्टन मेहता? क्या तुम हम पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी का जवाब सर्द मोहरी से दोगे? हमने तुम्हें ज़ख्मी हालत में जहाज़ के मलबे से उठाए, तुम्हारी तीमारदारी की, तुम्हें बेहतरीन तिब्बी इमदाद दी और अब अपनी रिवायती रवादारी से काम लेते हुए तुम्हें अपना कैदी बनाने के बजाय तुम्हें तुम्हारे मुल्क इंडिया की सरहद पर वापस भेज रहे हैं। क्या तुम हमारे एहसान को फरामोश कर दोगे? मैंने जल्दी से हाथ जोड़कर नमस्कार किया और कहा, आपका धन्यवाद श्रीमान जी, आपके अवकार हमें याद रहेंगे। बॉस ने आहिस्ता से कहा, हिंदी के इतने अल्फाज इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। अब जल्दी से ये कपड़े पहन लो। रात आधी से ज़्यादा गुजर चुकी थी। अक्टूबर का महीना था। कश्मीर की पहाड़ी पर काफ़ी ठंड थी मगर मकान में आग रोशन थी। मेरे बाल कैप्टन राम किशन मेहता के बालों की तरह तराश दिए गए थे। 7 रोज़ से मुझे शेव बनाने से मना कर दिया गया था ताकि मैं इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वालों को ये कहने में हक बजानिब साबित हो सकूं कि मैं कई रोज़ से जंगलों में मारा फिर रहा था
और बॉर्डर क्रॉस करने का मौका नहीं मिल रहा था। और 7 रोज़ पहले एक देहाती के मकान से मैं रोटी और कैंची चुरा कर ले आया और अपनी दाढ़ी के बाल तराशे थे। मैंने कैप्टन राम किशन मेहता का सूट पहन लिया। सूट मुझे बिल्कुल फिट थे। इसके जूते का साइज़ भी वही था जो मेरा साइज़ था। ब्रीफकेस की जंजीर तोड़ दी गई थी। तमाम कागजात ब्रीफकेस में रख दिए गए थे। पासपोर्ट, बटुआ, नोटबुक और इंडियन करेंसी के नोट और रेजगारी मैंने अपनी कोट पतलून की जेब में रख ली। जहरीला सिगार मैंने यूं ही कोट के बाहर वाली जेब में डाल लिया। मुझे इस कीमती सिगार को ख़ास तौर पर किसी खुफिया जगह पर छुपाने से मना कर दिया गया था, क्योंकि इस तरह बॉर्डर सिक्योरिटी वालों को इस पर शक हो सकता था। तो दोस्तों, अगली किस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।